अमन के दोस्त कार्तिक का फ़ोन था। मेरे यह बताने पर कि अमन खेलने गया है, वह मुझसे ही अपनी पढ़ाई संबंधी समस्या पूछने लगा। शायद वह जानता था कि अमन को मैं ही पढ़ाती हूँ। पूरी तरह संतुष्ट होकर उसने फ़ोन रख दिया। इस लड़के को कुछ समझाकर जाने क्यों मुझे भी एक संतुष्टि का सा एहसास होता है। उसकी पढ़ाई के प्रति भूख मुझे लुभाती है। लेकिन जैसे कि अमन ने मुझे बताया कि वह औसत विद्यार्थियों में ही गिना जाता है, यह बात मुझे हैरान करती। पर होता है, कई विद्यार्थी जी जान लगाकर भी वह हासिल नहीं कर पाते जो एक विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत से ही हासिल कर लेता है। जैसे कि मेरे बेटे अमन के साथ है, जो हर साल अव्वल रहता है। कार्तिक उसका घनिष्ठ मित्र भी नहीं है, सहपाठी मात्र है। पढ़ाकू लड़के उसके दोस्त हो भी नहीं सकते। मैं कई बार सोचती हूँ, अमन के पास कार्तिक जैसी पढ़ाई के प्रति भूख और लगन क्यों नहीं है, और कार्तिक के पास अमन जैसा तेज़ दिमाग और स्मरण शक्ति क्यों नहीं है। फिर अपनी ही सोच पर हंस पड़ती हूँ। बचपन में ऐसे ही टेढ़े सवाल मैं अपनी टीचर से भी करती थी। मैडम, मछली ज़मीन पर क्यों नहीं रहती और चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगते? मैडम बड़े ही धैर्य और प्यार से मुझे समझाती थी, क्योंकि ईश्वर ने सभी के लिए एक जगह नीत की है, जिसे जितना मिलना चाहिए उतना ही दिया है। तभी तो यह सृष्टि संतुलित रूप से चल रही है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जो करता है भले के लिए करता है। आज भी उनका यही तर्क मेरे हर असंतोष को दबा देता है। फिर भी दिल में उस लड़के से मिलने की उत्कंठा लालसा जन्म ले चुकी थी। परीक्षा परिणाम वाले दिन यह लालसा पूरी हो भी गई। हम अमन की कक्षा की ओर जा रहे थे कि सामने से आ रहे एक बच्चे ने मुझे नमस्ते आंटी कह, वह अपने पिता के साथ खड़ा था। मैंने अमन से पूछा, कौन था यह? यही तो कार्तिक। ओ, पहले बताना था, उसकी मम्मी कहते कहते मैं रुक गई। मैं भी अपने अमन के साथ अकेली ही आती हूँ, कभी भी उसके पापा साथ नहीं होते, बहुत व्यस्त जो रहते हैं। शायद उसकी मम्मी भी बहुत व्यस्त हो, या बीमार हो, या हो ही ना, तभी तो वह मुझसे अपनी समस्या शेयर करता है। छी, मैं भी जलूल बातें सोचने लगी। सिर झटक मैंने अमन के साथ उसकी कक्षा की ओर तेज से कदम बढ़ा दिए। प्रथम स्थान पर अमन का नाम देख दिल खुशी से झूम उठा। कक्षा से बाहर निकले तो अमन के कुछ दोस्तों ने उसे घेर लिया। सब एक दूसरे की रिपोर्ट कार्ड देखने लगे और आगे की प्लानिंग करने में लग गए। कार्तिक भी उनमें शामिल हो गया, लिहाजा वह हम अभिभावकों को एक दूसरे की ओर मुखित होना पड़ा। आप अमन की मम्मी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत होनहार है आपका बेटा, उसे शायद आप ही गाइड करती हैं। कार्तिक की भी आप बहुत मदद करती हैं। मुझे तो वह अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करता। कितना कहता हूँ वे थोड़ा रुके तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। कार्तिक की मम्मी नहीं आई साथ? घूम फिराकर जुबा पर वही सवाल आ गया जो इतनी देर से दिल में घुमड़ रहा था। जी नहीं, दरअसल वो काफ़ी व्यस्त रहती हैं। अमन के पापा भी नज़र नहीं आ रहे। आखिर वो सवाल उठ ही गया जिससे मैं बचना चाह रही थी। जी, वो आ नहीं पाए। चुनाव नज़दीक है तो व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। उनकी आंखों में प्रश्न चिन्ह उभरते देख मैंने स्वयं ही अगले पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी, दिनकर वर्मा मेरे पति हैं। ओह, आप दिनकर वर्मा जी की पत्नी हैं। मेरी पत्नी रत्ना भी चुनाव की तैयारी में ही व्यस्त है। मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह उभरते देख उन्होंने भी मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। जी, मैं मेयर रत्ना बिंडला का पति हूँ। ओह, मैं जैसे आसमान से गिरी। मेरे पति की कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी, मैं उसी के पति से मित्रता बतिया रही हूँ। कोई देख लेगा तो मैं चलती हूँ, अमन की स्टेशनरी वगैरह भी लेनी है। अमन, चलो बेटा, देर हो रही है। पूरे रास्ते में पसीने पसीने होती रही। दिनकर को पता चल गया तो जाने क्या कह बैठे। मुझे खुद पर आश्चर्य होने लगा। मैं उस दिनकर से घबरा रही हूँ जिससे मैंने प्यार किया, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। वो दिनकर जिससे छोटी छोटी सी बात शेयर किए बिना मुझे नींद नहीं आती थी। अब मैं बड़ी से बड़ी बात भी उससे छुपाने लगी हूँ कि पता नहीं क्या अर्थ लगा बैठे। हम दोनों एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक दूसरे की ओर कब आकर्षित हो बंध गए हमें भी पता न चला। कॉलेज के अंतिम वर्ष में दिनकर ने मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, यह जानते हुए भी कि दोनों के ही घर वाले राजी नहीं होंगे। हमने पढ़ाई खत्म कर शादी करने का निश्चय कर लिया। उसी वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनाव में दिनकर को भी उसकी प्रतिभा दिखाते और जबरदस्त उम्मीदवार बना दिया गया। वे
चुनाव जीत भी गए। जीत का सिलसिला जो उस दिन आरंभ हुआ वो आज तक जारी है। अपने वादे के मुताबिक डिग्री और नौकरी मिलते ही दिनकर ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन इस दौरान वे मेरी सोच यानी राजनीति से भी गठबंधन कर चुके थे। लोकप्रिय नेता के रूप में एक बार उनकी छवि उभरी तो फिर उभरती ही चली गई। छात्र संघ चुनाव, स्थानीय चुनाव और अब विधानसभा चुनाव सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। चतुर राजनीतिज्ञ के मुखौटे के पीछे मेरे प्रीतम इंजीनियर दिनकर कहीं छुप सा गया था। अमन के लालन पालन में मैं खुद को कब तक डुबोए रखती। मेरे बार बार इसरार में से तंग आकर दिनकर ने एक दिन मुझसे वादा किया कि जिस दिन वो कोई चुनाव हार जाएंगे, राजनीति से हमेशा के लिए दामन छुड़वाकर मेरे दामन में आ समाएंगे। तब से आज तक मैं उस अदद हार का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। घर आते ही विचारों का काफिला थम गया। उस दिन फिर कार्तिक का फ़ोन आया। हमेशा की तरह यह कहने के बावजूद कि अमन खेलने गया है, मुझसे अपनी प्रॉब्लम पूछने लगा। मैं झुंझलाकर कह दिया, तुम्हारी मम्मी के पास वक्त नहीं है तो अपने पापा से क्यों नहीं पूछते। दूसरी ओर एक क्षण को गहरा सन्नाटा सा छा गया। संभवतः उसने मुझसे ऐसा प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी। वह सहम गया था। मेरे मन गहरे पश्चाताप से भर उठा। मैं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही हूँ। और सॉरी बेटा, पूछो क्या पूछना है। अपनी प्रॉब्लम पूछने के बाद भी कार्तिक ने फ़ोन नहीं रखा। आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। मम्मी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। इस बात का अपराध बोध पापा को है। उसकी पूर्ति हेतु वे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। पर क्यों? मैं अब बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बेकार ही आपको भी इतना समय तक परेशान करता रहा। अब आगे से अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम अपना समझकर मुझसे कुछ पूछते हो। तो पढ़ना पढ़ाना तो मेरी शुरू से हॉबी रही। तुम निसंकोच कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू आंटी। कार्तिक ने प्रसन्नता से फ़ोन रख दिया। तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। व्यर्थ ही बच्चों का दिल दुखा दिया था। अब कभी उसे इनकार नहीं करूँगी, मैं मन ही मन निश्चय किया। लेकिन उसके मनोविज्ञान ने मुझे चौंका दिया। अवहेलना से लोग अवसाद में चले जाते हैं। ज़्यादा प्यार देख रेख भी इंसान सह नहीं पाता, पर एक की अवहेलना की दूसरे द्वारा भरपाई भी किसी में आक्रोश जगा सकती है। ऐसा पहली बार देख रही थी। 2 दिन बाद ही मुझे अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने की नौबत आ गई, जब दिनकर ने शाम को लौटते ही मुझ पर तर्क से प्रश्न दाग दिया। सरू, सुना है तुम किसी कार्तिक नाम के लड़के की पढ़ाई में मदद करती हो। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने अगला प्रश्न दागा। जानती हो वो किसका लड़का है? जानती हूँ, मैंने ठंडे लेकिन शांत स्वर में कहा। फिर भी दिनकर हैरान हो उठे, यह जानते हुए भी कि वो मेरे कट्टर प्रतिद्वंदी रत्ना बिड़ला का बेटा है। तुम उसकी मदद कैसे कर सकती हो? शुरू अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी में बच्चों के बीच को मत घसीटिए। कार्तिक अमन का दोस्त है। जिस तरह मैं अमन को कुछ समझाती हूँ, वह भी कुछ पूछ लेता है तो उसे भी समझा देती हूँ। लेकिन प्लीज़, तुम्हारी राजनीतिक में मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही दिनकर, और मैंने कभी उसमें दखल भी नहीं दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। मेरे 2 टूक जवाब ने दिनकर की बोलती तो बंद कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर उभर आई तिलमिलाहट आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दिनकर के घर से बाहर निकलते ही अमन ने मेरा हाथ थाम लिया। मम्मा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज से मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। कार्तिक को भी जो पढ़ाई संबंधी परेशानी आएगी उसे मैं सुलझाऊंगा। मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। उससे आपसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अमन की आवाज़ से उसकी गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं हैरानी से उसे तकती रह गई। जमाने भर को आगे बढ़ता देख रही थी और यह भी नहीं जान पाई कि मेरा अपना बेटा कब इतना बड़ा और समझदार हो गया। अमन ने जो कहा वही करके भी दिखाया। पढ़ाई के प्रति वह अचानक ही बेहद संजीदा हो उठा था। इसी बीच एक प्रदर्शनी में मेरी मुलाकात कार्तिक के पापा से हो गई। वे एक बार फिर मेरे आभार व्यक्त करने लगे कि मेरी और अमन की मदद की वजह से ही कार्तिक अब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो गया है। मैंने उन्हें कार्तिक के मनोवैज्ञानिक से परिचित कराना जरूरी समझा। मेरी बात सुनकर वो थोड़े गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराकर बोले, मैं उसकी भावनाएं समझ सकता हूँ। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं रत्ना को जो भी कुछ नहीं कह सकता।
सरिता जी, दुनिया में कुछ लोग कुछ विशेष प्रयोजन के लिए ही पैदा होते हैं। रत्ना बनी ही राजनीति के लिए है। उसे घर चलाना, बच्चे पालने की उम्मीद रखना ना केवल बेवकूफ़ी होगी बल्कि उसकी प्रतिभा के साथ नाइंसाफ़ी भी होगी। राजनीतिक उसका पहला प्यार है और रत्ना मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा प्यार अपने प्यार के संग खुश है। मैं मुग्ध निनिमेष होने निहारती रह गई। प्यार की ऐसी व्याख्या सुन मैं उनके जज्बे की कायल हो गई थी। मेरी आंखों में प्रशंसा के भाव शायद उन्हें ताड़ लिए थे। इसमें प्रशंसा जैसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसे ही दिल से चाहता हूँ और इसी में ही सुखी हूँ। हर एक इंसान को अपना अपना सुख होता है। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा सुख आपके सुख से अलग है। ना चाहते हुए भी मेरे दिल की व्याख्या शब्दों में ढलकर बाहर निकली। घर लौटी तो मन बहुत हल्का हो गया था। अमन की प्रतियोगी परीक्षा समीप थी। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया था। मैं उसकी असफलता के लिए प्रति आश्वासित थी, पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा देख मैं मन ही मन आशंकित भी थी। उसमें जितना तेजी से शारीरिक परिवर्तन हो रहे थे उतना ही तेजी से मानसिक परिवर्तन भी हो रहे थे। उसका लंबा कद, उन्नत शरीर, स्वस्थ उससे एक सुदर्शन युवक में तब्दील कर रहे थे। बचपना कहीं खो सा गया था। स्वभाव में और धैर्य और गंभीरता आ गई थी। कभी कभी दोस्तों के बीच में धारा प्रवाह किसी विषय पर बोल रहा होता तो मेरी नज़रें उस पर ठहर सी जाती। फिर घबराकर मैं ही अपने नज़रें हटा लेती, कहीं मेरे बेटे को मेरी ही नज़र न लग जाए। उसे देखकर मुझे कॉलेज वाले दिनकर की याद आ जाती। दिल एक अजनबी आशंकाओं से धड़कने लगता। खैर, परीक्षा समाप्त हुई और रिजल्ट भी आ गया। अमन का ITI में चयन हो गया और मेरे दिल बल्लियों उछलने लगा। बरसों की साध पूरी हो गई थी। दिनकर भी बहुत खुश थे। यह अलग बात है कि चुनाव में व्यस्तता के कारण उनके पास इस खुशी को सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था। वोट पड़ चुके थे, मतगणना जारी थी और वे धड़कते दिल से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर इस परीक्षा परिणाम में मेरी कोई रुचि नहीं थी। इसलिए अमन ने जब दोस्तों द्वारा दी जा रही पार्टी में मुझे भी साथ चलने का प्रस्ताव रखा तो मैं सहर्ष मान गई। रास्ते में उसने बताया कि कार्तिक का भी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया है। सुनकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। होटल में पार्टी पूरे शबाब पर थी। कई अभिभावक एक दूसरे को बधाई देते हुए पार्टी का लुत्फ़ उठा रहे थे। मैं भी उसमें शामिल हो गई। तभी पीछे से बधाई हो सरिता जी के उल्लासित स्वर ने मुझे चौंका दिया। मुड़कर देखा, कार्तिक के पापा थे। जी धन्यवाद, आपको भी। कार्तिक की मेहनत रंग लाई। बात आगे बढ़ पाती इससे पहले ही किसी ने हॉल में लगा टीवी ऑन कर दिया। चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे थे। सबके साथ हमारी भी नज़र टीवी पर टिक गई। रत्ना जी भारी बहुमत से विजयी होकर प्रदेश की पहली महिला विधानसभा सदस्य बन गई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दिनकर वर्मा को 1 लाख से भी अधिक मतों से शिकस्त दी। टीवी उद्घोषण सुन लेने के बाद भी मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सचमुच मैं अपनी जीत की उद्घोषणा ही सुन रही थी? मेरे चेहरे पर उभरती प्रशंसा की लहरें को मेरे सामने खड़े शख्स ने बखूबी पहचान लिया। बहुत बहुत बधाई हो सरिता जी, आपको सुख का दिनकर तो आज उदय हुआ है। हमारे आसपास खड़े हम जानने वाले अभिभावक हमें आश्चर्य से घूरने लगे। अब मैं उन्हें कैसे समझाती कि सबका अपना अपना सुख होता है। सो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार भी कोई न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।